तो आज का टॉपिक हम लोगों का है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। आप बताएं, आप सबको शेयर स्क्रीन हो रहा है? चैट में बताएं। अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा हो तो आप चैट में लिख दें। आवाज़ आ रही है? शेयर स्क्रीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताएं। चैट में लिखिए तब तो मालूम हो। ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात कर रहे थे। पॉलीमर के बारे में हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि मोनोमर को जब हाई प्रेशर, टेम्परेचर और इनिशिएटर, जिसको कैटेलिस्ट के नाम से भी यहाँ पे बोलते हैं, के प्रेजेंस में पॉलीमर बनता है। मोनोमर कई टाइप के हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे इसमें एक मैक्सिमम पॉलीमर में आप देखे होंगे कि ACH2 था, डबल बॉन्ड था और यहाँ H था और यहाँ पे जेड। अब जेड के जगह पर एच लगाइए, Cl लगाइए, एसीटेट, साइनो, फ्लोरो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आप बदल सकते हैं, सब जगह बदल सकते हैं आप। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक ही वैलेंसी जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, उसको हम लोगों ने लिया था। और यह अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है। इसका एन मालिक्यूल लेते हैं आप तो पॉलीमर को ऐसे बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड हटा देते हैं। इसलिए हटाते हैं इसको, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो ओपन चेन में आपको दिखाई दे रहा है 4, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो वैलेंसी 5 दिखाई देगी, इसलिए ऐसा नहीं करते आप। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इस टाइप के भी एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये बेंजोइक एसिड है, लेकिन पैरा पोजीशन पे अगर एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें तो इसका नाम टरथैलिक एसिड। इसमें अगर आप डाइयाल, जैसे इथिलीन ग्लाइकाल, मिला दो आप तो यहाँ से आप OH और यहाँ से H, वाटर निकाल देते हैं आप, और यहाँ पर एस्टर बनता है। अगर इसकी संख्या n कर लें, इसकी भी संख्या n कर लें तो यहाँ n एस्टर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे n वाटर भी निकल जाएगा। ऐसे कर देते हैं। तो इस टाइप से पॉलीमर ऐसे भी बना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, एसिड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप। इसमें डबल बॉन्ड है।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात ज्यों ही आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई जो नेचुरल रबर हैं जो कहाँ से मिलते हैं, ट्री से, प्लांट के बार्क से। दूसरा आता है प्रोटीन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अमीनो एसिड मोनोमर के रूप में होते हैं, कई अमीनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइड। और पेप्टाइड ही क्या है, प्रोटीन है। ऐसे ही अगर आप देखें सेलुलोज, यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मोनोमर इसमें क्या होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के कई यूनिट आपस में मिलते हैं, सेलुलोज बनता है। ऐसे ही मान लीजिए आपका न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है, जिसको आप डीएनए और आरएनए में पढ़ते हैं आप। तो रेज हैंड न किया करें, आपको जो भी क्वेरी होगी वो लास्ट में बताई जाएगी। चैट बॉक्स में जिसको लिखना हो, कुछ प्रॉब्लम कोई हो तो वो किया करें। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए, ये सब भी क्या है, पॉलीमर हैं। तो ऐसे पॉलीमर जो यहाँ पे रखे गए हैं, जो या प्लांट या एनिमल अप से प्राप्त होते हों, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोपॉलीमर। और इसी को हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहाँ से हो आपने उस पॉलीमर को लिया था। ऐसे ही जो दूसरा आप देखें, एक होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी का मतलब सब लोगों को आइडिया है, सेमी का मतलब हाफ, मतलब आधा ये क्या है, सिंथेटिक है, और आधा क्या है, नेचुरल है। मतलब ये जो पॉलीमर होंगे वो कैसे होंगे, नेचुरल पॉलीमर तो रहेगा ही इसमें, साथ में कुछ और केमिकल डाल देंगे जिसकी वजह से वो कंप्लीट सिंथेटिक नहीं रहेगा बल्कि सेमी सिंथेटिक। जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज के बारे में मालूम है, जिससे पेपर बनते हैं। इस पे अगर हम लोग एसिटिक एसिड या एसिटाइलेशन कर दें, एसिटाइलेशन, एस्टिल क्लोराइड डाल दें, तो ये बनाता है सेलुलोज एसीटेट। अब ये डिपेंड करता है आपने कितना एस्टिल क्लोराइड डाला। अगर हम लोग 2 एस्टिल क्लोराइड डाल दें तो सेलुलोज डाई एसीटेट। ऐसे ही सेलुलोज ट्राई एसीटेट। अगर इसका नाइट्रेशन कर दें तो सेलुलोज नाइट्रेट बनेगा। और सेलुलोज नाइट्रेट एक्सप्लोसिव है, गन कॉटन के नाम से यह जाना जाता है। तो आप देखें सेलुलोज क्या है, नेचुरल है। आपने नाइट्रेशन किया, केमिकल डाला, तो ये जो बनते हैं ये सब कहलाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो तीसरा कैटेगरी क्या आएगा, तीसरी कैटेगरी आ जाएगी
सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। सिंथेटिक पॉलीमर कौन होंगे? वो ऐसे पॉलीमर होंगे जो आर्टिफिशियल ढंग से लैब में या इंडस्ट्री में बनाए जाएंगे। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है पहले, वो सब हम लोगों ने सिंथेटिक पॉलीमर ही पढ़ा है, लैब में कैसे उनको बनाएंगे। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर तो कौन से होंगे जिनको लैब में बनाया जाएगा, जैसे नायलॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल एसीटेट, आपके ब्यूनायस, इपॉक्सी रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जितने भी ये सब हैं वो सब सिंथेटिक पॉलीमर में आएंगे। डिटेल में हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक या आर्टिफिशियल पॉलीमर। जब हम लेक्चर शुरुआत कर रहे थे, आप ध्यान दिए होंगे कि इस टाइप से हमने बनाया था। यहाँ पे देखें, एक में हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया था यन संख्या, अगर इसका मालिकुलर वेट मान लीजिए 100 है और इसकी संख्या 100 हो, तो इसका जो मालिकुलर वेट होगा 100 इंटू 100 होगा। ऐसे पॉलीमर को हम लोग एक नाम देते हैं एडिशन पॉलीमर, और इसके बनने के फिनोमिना को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आप खास बात इसकी क्या होती है, ये जो पॉलीमर है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वह n टाइम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर होगा। ऐसे इसको अगर देखें आप, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 50 है, इसकी संख्या 2 है, तो इधर 100 हो गया। इसकी भी 50 है, इसकी संख्या 2 है, 100 इधर हो गया, तो इसका 200 आना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकला है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, चूंकि यहाँ पे एक ही निकला है, अगर 2 लिया गया है तो 18 कम आएगा कि नहीं। तो ऐसे पॉलीमर को जो बनते हैं उसको हम लोग पढ़े हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हुआ? एडिशन पॉलीमर को क्या कहते हैं आप? चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही आपको सोचना होता है कि कितने मोनोमर की यूनिट लेंगे। इसमें क्या होता है कि एक एक स्टेप वाइज करते हुए चले जाते हैं आप, तो इसको हम लोग बोले थे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ, एडिशन चेन। एक बार अगर ये चेन स्टार्ट हो गई तो बीच में आप बंद नहीं कर सकते जब तक कि उसमें चेन इनहिबिटर न डाल दिया जाए। दूसरी डिफरेंस क्या रहा कि मॉलिक्यूलर वेट वाली। तीसरी क्या बात रही कि इसका जो कंपाउंड है मैक्सिमम क्या होते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में मोनोमर हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अभी कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट के दिमाग में होता है, क्या ये दोनों मोनोमर सेम होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे, क्या हो सकता है, उस पर भी चर्चा भी थोड़ी देर में हम करेंगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन मेथड, ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दो टाइप के हो गए। अब हम नीचे आते हैं। बात इसकी हो रही थी सिंथेटिक पॉलीमर की। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने के मेथड के आधार पे पॉलीमर दो टाइप के हो गए।
कौन कौन? एक एडिशन हो गया और एक कंडेंसेशन। दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हम कोई पॉलीमर बना रहे हैं, हमने लिया, ये लिया विनाइल क्लोराइड, इसमें यही मिलाया, विनाइल क्लोराइड ही मिलाया, तो इससे जो डाइमर बनेगा उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ये आपने डाइमर बनाया और बढ़ाते जाएं, अगर 100 कर देते हैं 100 लिख देंगे आप। तो इसमें जो दोनों मोनोमर हैं, यह क्या है? विनाइल क्लोराइड। सबको आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है? तो विनाइल क्लोराइड था और यहाँ पे भी विनाइल क्लोराइड है। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर सेम होते हैं, ऐसे बने हुए पॉलीमर को हम लोग होमो पॉलीमर कहते हैं। मान लीजिए हम इसमें इसको चेंज कर दें, यहाँ पे Cl लगा दें, तो यहाँ पर भी Cl आएगा। ये दोनों मोनोमर क्या डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा ये वाली, इसको क्या कहेंगे? हेट्रो पॉलीमर नहीं, को पॉलीमर। तो होमो पॉलीमर और को पॉलीमर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब मोनोमेरिक यूनिट सेम होंगे तो होमो पॉलीमर, डिफरेंट होंगे तो को पॉलीमर। इसका नाम विनाइलिडीन डाइक्लोराइड है। इसका नाम विनाइल क्लोराइड, इसका विनाइलिडीन। इससे जो ये पॉलीमर बनता है उसका एक नाम होता है सरन, SARAN। ऐसे ही अब जैसे जब को पॉलीमर की बात हो गई, मान लीजिए आपने ऐसे मिलाया, विनाइल क्लोराइड को ए हम मान लेते हैं, विनाइलिडीन क्लोराइड को बी मान लेते हैं, इसको 2 लिया है, इसको भी 2 लिया है। तो इस टाइप से ए बी, ए बी, इस टाइप से पॉलीमर बन सकता है, या ए बी बी ए, इस टाइप से भी बन सकता है। अगर ये अल्टरनेट हैं, ए के बाद एक गैप के बाद ये आया, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग अल्टरनेट को पॉलीमर बोलेंगे, और इस टाइप के पॉलीमर को रैंडम को पॉलीमर बोलेंगे। ते था ऑन द बेसिस ऑफ repeating unit present in the polymer. Polymer are two type, homo and hetero, means that is copolymer, and copolymer is of two type, alternate copolymer and random copolymer. तीसरी जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ
हीटिंग गर्म करके देखा जाए क्या होता है। तो इसमें दो कैटेगरी आती है। एक को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का मतलब हीट, और एक को बोलते हैं थर्मोसेटिंग। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितनी भी रेजिन आपने सुना है, जैसे फिनाल फार्मल्डिहाइड, यूरिया फार्मल्डिहाइड, इपॉक्सी रेजिन, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। नाइलॉन, पॉलीथीन, ये सब थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन पॉलीमर थर्मो हो प्लास्टिक होगा, कौन थर्मोसेटिक होगा? उसके लिए तरीका यह है कि आपने पॉलीमर लिया, हीट किया, ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। ठंडा करिए, फिर ये जिस टाइप का पॉलीमर आपने लिया था, अगर हार्ड लिया था ये, तो सॉफ्ट में, और सॉफ्ट किस में बदल जाएगा, हार्ड में चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आप कई बार कर सकते हैं। मतलब आपने इसको लिया, हीट किया, सॉफ्ट हुआ, कूल किया, हार्ड हुआ, फिर हीट करिए, सॉफ्ट होगा, फिर कूल करिए, ये हार्ड हो जाएगा। तो ये चेंजेबल, यू कैन चेंज इट मेनी टाइम्स। और ये रिवर्सिबल कहलाएंगे कि नहीं? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर। दूसरा, इनमें जैसे पॉलीमर लिया था, उसको हीट किया, तो हीटिंग के पहले पॉलीमर की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज थी, हीट करने के बाद जो पॉलीमर आया, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मतलब ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। देयर विल बी नो चेंज इन स्ट्रक्चर। अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, पॉलीमर को लिया, हीट किया, ये हार्ड हो गया, ठंडा किया, सेट हो गया और हार्ड हो गया। तो ये सेट हो जाने का मतलब हार्ड हो जाना, जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट को जब आप लगा देते हैं, दीवार पे छोड़ देते हैं, तो सेट हो जाता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो ऐसे पॉलीमर में शब्द क्या लगाया गया, सेटिंग। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हीट करने से हार्ड होता है, हार्ड को फिर कूल किया तो और हार्ड हो गया। दूसरा, जो इसमें इसका जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग इत्यादि, वो चेंज हो जाती है इस यहाँ पे आते आते। तो ऐसे को हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। और यह रिवर्सिबल नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, इररिवर्सिबल। तो ये पॉलीमर क्या होते हैं, इररिवर्सिबल इन नेचर, ये वाले रिवर्सिबल इन नेचर। चौथी बात देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर बनता है, मोनोमर से पॉलीमर बना, इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखा जाएगा। जैसे आप पॉलीथीन वाले में देखिए, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे बनाते हुए चले जाइए। तो ऐसे पॉलीमर क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलीमर। और ये हाई डेंसिटी वाले होते हैं। हाई डेंसिटी क्यों कहते होंगे इनको, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा ले रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो, वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर हाई डेंसिटी है, मतलब वॉल्यूम क्या है, कम है, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन में जा रहे हैं। अगर इसमें ब्रांच लगा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जगह ज़्यादा घेरेंगे अभी,
तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर जो होते हैं या लीनियर पॉलीमर होते हैं वो हाई डेंसिटी के होते हैं, तो उनका वॉल्यूम कम होता है। ऐसे ही जब आप बनाए होंगे बेकेलाइट का स्ट्रक्चर, आपने उसमें देखा होगा कि एक चेन मान लीजिए होती है, उसी से साइड चेन भी निकले होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रांच्ड पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर, बेकेलाइट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही हम लोग पॉलीयूरीथेन्स पढ़े थे, उसमें क्या था, ऐसे है ये, और इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। अगर आप, चलिए पॉलीयूरीथेन की बात छोड़ दीजिए, अगर आप रबर की बात करिए, नेचुरल रबर, जिसमें क्या था, आइसोप्रीन या यूनिट था, पॉली आइसोप्रीन बना था, या पॉली आइसोप्रीन की एक चेन, ये पॉली आइसोप्रीन की दूसरी चेन, दोनों में अगर सल्फर डाल दें तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या था? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो इसने, सल्फर ने क्या किया, इसको लिंक कर दिया। तो ऐसे जो पॉलीमर बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर आर ऑफ द थ्री टाइप। ब्रांच्ड वाले में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हाई डेंसिटी वाले, लो डेंसिटी वाले, और एक स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो ये क्रॉस लिंक वाले हो गए। एक और बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एक टर्म आपको हमने बताया था, इलास्टोमर, अगर आपको याद हो, इसमें कौन से एग्जाम्पल थे? रबर थे। खास बात क्या होती थी कि पॉलीमर है, इसको स्ट्रेच किया जाए तो क्या होंगे? फैल जाएंगे, यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे पॉलीमर जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, दे आर कॉल्ड एज इलास्टोमर, एंड बेस्ट एग्जांपल आर रबर। अगर आप फोर्स हटा देते हैं तो पुनः ही अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग होती ही क्यों है इसमें? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे, जैसे ये मान लीजिए एक चेन है, ये जुड़ा है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? कम होगा, तभी तो स्ट्रेच होता होगा। तो इलास्टोमर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होती है। अगर यह फोर्स ज़्यादा हो जाए तो यह खींचेगा ही नहीं। तो ऐसे पॉलीमर के अंदर जो है, जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी, उनको हम लोग फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर कौन होते हैं? जिनमें स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो फाइबर का प्रयोग प्राय किस में किया जाता है? कपड़े के बनाने में, नायलॉन इत्यादि। नायलॉन की रस्सी भी आती है। तो जितनी भी इस टाइप की चीज़ें होंगी, पॉलीमर होंगी, वो सब फाइबर कहलाएंगे। प्लास्टिक जो यूज करते हैं हम लोग, वो क्या पॉलीमर है? थर्मोसेटिंग, थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर। अब जिस टाइप का आप पॉलीमर लेंगे, दैट डिपेंड अपॉन द वेरियस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ मोनोमर प्रेजेंट। तो सस्ते भी पॉलीमर आते हैं, महंगे भी पॉलीमर आते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पे हम आज का क्लास यह बंद करते हैं, बने रहेंगे, कुछ और बातें आपसे कर लेंगे। ओके, थैंक यू।